Good morning students, welcome in the physics class. Today we will discuss about the elastic collision in one dimension. For elastic collision in one dimension, we consider two objects of masses m1 and m2 moves with initial velocity u1 and u2 along the same straight line. And if दो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर कर लिए, ऑब्जेक्ट ए और बी, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी कितनी है u1 और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी u2, इसका मास कितना है m1 और m2, सिमिलरली m1 m2. इफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से, मींस u1 ग्रेटर देन u2, तो क्या होगा, जब u1 और ग्रेटर देन u2 होगा तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे. ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के स्टक हो जाएंगे. कोलिजन के दौरान ये होगा. एंड आफ्टर कोलिजन, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 है और फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1, इफ v2 ग्रेटर देन v1 मींस जो सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कोलिजन के बाद बनी है अगर वो लार्जर होगी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से, देन बोथ ऑब्जेक्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन क्या था, दोनों इकट्ठे थे और दोनों अलग कब होंगे, कोलिजन के बाद, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी बनी है v2 दैट इज लार्जर देन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विच इज द v1. एज ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा. तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या बनेगा, कोलिजन इसका सिस्टम का m1 u1 प्लस m2 u2. दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमने जोड़ देना है. ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो गया था m1 u1 और सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो गया m2 u2. दोनों को जोड़ दिया तो वो टोटल सिस्टम का मोमेंटम बन गया कोलिजन से पहले. और कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन. कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या बनी है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की v1, तो उसका मोमेंटम क्या हो गया m1 v1 प्लस में सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी v2, तो उसका मोमेंटम क्या हो गया m2 v2. तो सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी इलास्टिक कोलिजन की, तो लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का कंजर्व रहेगा इलास्टिक कोलिजन में. तो क्या करेंगे हम, जो लीनियर मोमेंटम का सिस्टम का आफ्टर कोलिजन दैट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन. तो इक्वल कर देना है दोनों को. क्या बना, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. तो हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम में m1 वाले टर्म है उनको इकट्ठा कर लिया एक तरफ और m2 वाले टर्म को दूसरी साइड में इकट्ठा कर लिया. तो देखिए इसमें से क्या लिया, m1 कॉमन निकालिया, क्या बचा v1 बचा है, माइनस में इधर से ये टर्म आएगी तो माइनस हो जाएगी, m1 कॉमन आ गया तो माइनस में u1 इक्वल टू इस साइड से m2 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास u2 बचा, और इधर से ये जाकर दूसरी साइड में जाएगी तो माइनस हो जाएगी. ठीक है, तो उसमें से m2 चला गया तो माइनस u2. तो ये आपकी इक्वेशन 1 हमने इसको नंबर दे दिया. नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मास है पहले ऑब्जेक्ट का कितना है, मास m1 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u1. तो पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस में सेकंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी, हाफ m2 u2 स्क्वायर. दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो हमारी सिस्टम की बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या बनी है, v1 बनी है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी कोलिजन के बाद वो क्या बनेगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या बनेगी, उसकी वेलोसिटी है v2 और मास था m2, हाफ m2 v2 स्क्वायर. दोनों को जब हमने सम कर दिया तो वो हमारे पास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी आफ्टर कोलिजन. और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं इलास्टिक कोलिजन की, एक कैरेक्टरिस्टिक थी काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन. तो क्या करना हमने, दोनों को काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों को इक्वल कर देना है. तो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वो क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. अब हाफ चारों टर्म्स में है,
हमने दोनों तरफ से कॉमन लेकर उसको कैंसिल कर दिया, तो हाफ तो सभी टर्म्स में से कैंसिल हो गया। फिर दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, यहीं पर m1 वाले टर्म को एक तरफ कर लेना है और m2 वाले टर्म को दूसरी साइड में कर लेना है। ठीक है, तो इसमें से देखिए m1 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास v1 स्क्वायर, ये टर्म उधर जाके माइनस होगी, माइनस u1 स्क्वायर इक्वल टू m2 वाले टर्म को दूसरी साइड में ले लिए, तो यहाँ पर m2 था, m2 कॉमन ले लिया, क्या बचा u2 स्क्वायर, माइनस में ये टर्म उधर जाके माइनस होगी, माइनस में v2 स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन 2 है इसको हमने इक्वेशन 2 नंबर दे दिया, इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से, तो लिख दिया नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 बी गेट। अब देखिए लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करना है और राइट को राइट से डिवाइड करना है। तो राइट में लेफ्ट में क्या था हमारे पास, m1 ये था, m1 से m1 कैंसिल हो गया, देखो लेफ्ट में दोनों तरफ m1 था, m1 से m1 कैंसिल हो गया, बाकी को लिख दो v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर डिवाइड में v1 माइनस u1 इक्वल टू m2 से m2 कैंसिल हो गया राइट साइड में। ठीक है, तो क्या बचा u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय u2 माइनस v2। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो सिंप्लीफाइंग v1 माइनस u1 इंटू में v1 प्लस u1 डिवाइड में सिंपल था v1 माइनस u1, और ये क्या हो जाएगा u2 माइनस v1 इंटू में u2 प्लस v2 डिवाइड बाय u2 माइनस v2। अब v1 माइनस u1 से v1 माइनस u1 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा आपके पास v1 प्लस u1, और इधर u2 माइनस v2 से u2 माइनस v1 कैंसिल हो गया, क्या बचा u2 प्लस v2। इसको हम इक्वेशन 3 कह रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, u2 को इधर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा u1 माइनस u2, v1 उधर जाके माइनस हो जाएगा v2 माइनस v1। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन की है, अप्रोच की रिलेटिव वेलोसिटी ये आफ्टर कोलिजन की है, सेपरेशन की। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या आया, अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों इक्वल है तो E इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है, E इक्वल टू 1 आने का मतलब क्या है, कोलिजन हमारा जो है वो इलास्टिक कोलिजन है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो ये तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन 1 आ गया, तो इसका मतलब कोलिजन हमारा कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम यहाँ पर क्या निकाले, v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो v1 प्लस u1 माइनस में u2, ये उधर जाके माइनस हो गया माइनस u2। अब ये v2 की वैल्यू हमने जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई थी, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, उस इक्वेशन के अंदर हमने उसको इस वैल्यू को v2 की वैल्यू को वहां पर रिप्लेस कर देना है। तो देखिए क्या बनेगा, वहां पर रिप्लेस करेंगे m1 v1 एज इट इज प्लस m2 v2 था, v2 की जगह क्या रख दिया हमने यहाँ से v1 प्लस u1 माइनस में u2, और राइट साइड में जो था एज इट इज रख दिया m1 u1 प्लस m2 u2। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, m1 v1 एज इट इज प्लस m2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे m2 v1 प्लस m2 u1 और माइनस के साथ m2 u2 इक्वल टू राइट साइड में एज इट इज m1 u1 प्लस m2 u2। अब पहले दोनों टर्म्स में से देखिए m1 v1 प्लस m2 v1, तो दोनों में v1 कॉमन है, तो v1 को हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया m1 प्लस m2। बाकी सारे टर्म्स को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे इक्वल टू से दूसरी साइड में। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या है, ये माइनस के साथ है माइनस m2 u2, और यहाँ पर ये प्लस के साथ है m2 u2, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना बन गया, एक ये था 2 m2 u2 बन गया। ठीक है, प्लस इसमें से और इसमें से हमने क्या कर लेना है, u1 कॉमन निकाल लेना है, तो u1 कॉमन निकाला, ये बच गया m1 और ये उधर जाके माइनस हो गया माइनस में m2। अब v1 की वैल्यू हमें निकालनी है, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई में था, कॉमन में था, ये m1 प्लस m2 से हम दूसरी साइड में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, v1 इक्वल टू 2 m2 u2 प्लस u1 इंटू m1 माइनस m2, और डिवाइड में ये क्या आ गया, m1 प्लस m2। ये इक्वेशन, इसको हम नंबर 4 दे देते हैं। एक है क्या इक्वेशन, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कोलिजन, जो कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी बनी है v1, उसका एक्सप्रेशन ये इक्वेशन 4 में है।
अब हमें ऑब्जेक्ट जो बी था उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कि कोलिजन के बाद कितनी फाइनल वेलोसिटी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 से हमने क्या करना है, v1 की वैल्यू, जैसे अभी हमने v2 की वैल्यू निकाली थी यहाँ से, अब हमें क्या करना है v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v1 की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस u1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो v1 इक्वल टू क्या बनेगा, u2 प्लस v2 माइनस में u1। इसको हम उसी इक्वेशन में पुट अप करेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन बनाई थी हमने, ठीक है। तो उसमें इक्वेशन में पुट अप करने के बाद और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, v2 इक्वल टू 2m1 u1 प्लस u2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो क्या है, जिस तरह से हमने v2 की वैल्यू उस इक्वेशन 1 में पुट अप करने के बाद ये सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन 4 आ गई हमारे पास, उसी तरह से इक्वेशन 5 आ गई। इसको हम इक्वेशन जो 5 है, इस इक्वेशन 5 को हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 से डायरेक्टली हमें निकालने के लिए क्या करना है, हमें क्या करें, हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी v2। हम इक्वेशन 4 में अगर हम v1 को v2 से रिप्लेस कर दें, u1 को u2 से और u2 को u1 से, m1 को m2 से और m2 को m1 से, मतलब इनके साथ जहां पर m1 u1 m2 u2 इनके साथ जहां पर 1 लगा हुआ है वहां 2 कर दें, 2 की जगह 1 कर दें। तो देखिए यहां पर v1 की जगह v2 करेंगे इक्वल टू 2 m1 u1 हो जाएगा, m1 u1 प्लस u2 की जगह u1 कर दिया और m1 की जगह m2 की जगह m1, ठीक है। और नीचे m1 प्लस m2 है तो m2 प्लस m1 वो एक ही बात हो जाएगी, m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको डायरेक्टली यहां से भी चेंज करके m1 को m2 में, v1 को v2 में और u1 को u2 में, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी टेक अप द स्पेशल केसेस। फर्स्ट स्पेशल केस, व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट आर ऑफ इक्वल मासेस, दैट इज m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। हम मान लेते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास m के इक्वल है। देन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट v1 इक्वल टू m1 और m2, जब दोनों इक्वल होंगे तो पिछली वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास 2m u2 अपॉन m प्लस m, मतलब m1 की जगह हमने m रख दिया और m2 की जगह भी हमने m रख दिया, तो 2m अपॉन 2m हो गया, 2m से 2m कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास u2 बच जाएगा। तो v1 आपका u2 के इक्वल हो गया। और इक्वेशन 5 से क्या बना हमारे पास 2m u1 अपॉन m प्लस m, तो 2m u1 अपॉन 2m हो गया, 2m से 2m कैंसिल हो गया इक्वल टू u1। मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी कोलिजन से पहले थी वो ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी कोलिजन के बाद होगी, और जो कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी थी वो कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी होगी। मतलब ऑब्जेक्ट A ने B की वेलोसिटी को चेंज कर दिया और B ने A की वेलोसिटी को ले लिया। दैट इज आफ्टर कोलिजन बोथ ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। अब सेकंड स्पेशल केस, व्हेन टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट। टारगेट बॉडी कौन सी है, जिस बॉडी को हम हिट करना चाह रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट A से हमने किसको हिट किया था, ऑब्जेक्ट B को हिट किया। तो अगर वो ऑब्जेक्ट B हमारी जो टारगेट बॉडी थी वो रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी हमें क्या दिया हुआ, u2 दिया हुआ। अगर u2 0 हो जाएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट v1 इक्वल टू u1 इंटू m1 माइनस m2। u2 की जगह 0 कर देंगे तो टर्म 0 हो गई आगे बढ़, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और इक्वेशन 5 से क्या बनेगी, v2 इक्वल टू 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये इक्वेशन 6 और 7 हमने नंबर दे दिया इसको। अब हम इसका स्पेशल सब केस करते हैं। जो ये टारगेट बॉडी हमारी रेस्ट में थी, इसका इक्वेशन तो 6 और 7 होगी। अब इनके सब केस क्या बनेंगे, पहला सब केस क्या है, वेयर मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर इक्वल, ठीक है। अगर टारगेट बॉडी रेस्ट में हो और दोनों बॉडी का मास हमारे पास इक्वल हो, देन फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, इक्वेशन 6 से ये टारगेट बॉडी हमारी रेस्ट में होने के बाद मास हमने m1 और m2 इक्वल कर दिया, तो m1 माइनस m2 ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, v1 आपका क्या आ जाएगा, 0 आ गया। और v2 की जगह क्या हो जाएगा, m1 की जगह हमने m रख दिया और ये भी m प्लस m हो गया, 2m हो गया, 2m से 2m कैंसिल हो गया, v2 इक्वल टू u1 के बराबर हो गया।
तो जीरो किसकी वेलोसिटी थी? कोलिजन से पहले जीरो वेलोसिटी थी सेकंड ऑब्जेक्ट की, वो किसने ले ली? फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने ले ली। और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u1 थी उसको किसने ले लिया? सेकंड ऑब्जेक्ट ने ले लिया। मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी कोलिजन से पहले थी वो सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। मतलब वही केस बन रहा है कि वेलोसिटी विल इंटरचेंज बाय द ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट ने एक दूसरे की वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लिया। जो कोलिजन से पहले रेस्ट में था, ठीक है, उसने ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ले ली और दूसरे ऑब्जेक्ट ने, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो रेस्ट में आ जाता है। अब इसी का ही सब केस हम कर रहे हैं कि व्हेन m1 वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, जब हमारा m1 जो मास है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास वो बहुत ज्यादा हो सेकंड ऑब्जेक्ट के मास से, तो हम सेकंड ऑब्जेक्ट के मास को नियरली इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो अगर नियरली 0 कर देते हैं तो इक्वेशन 6 और 7 में, तो जब 0 कर देंगे, ठीक है, m2 को 0 करेंगे तो क्या होगा? u1 m1 अपॉन m1 से m1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? v1 इक्वल टू u1। और इक्वेशन 7 से क्या होगा? 2 m1 u1 अपॉन m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो 0 हमने रख दिया, तो v2 इक्वल टू क्या आ गया? 2u1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ए मूव विद सेम वेलोसिटी। जो कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी थी u1, कोलिजन के बाद भी ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी सेम रहती है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। कब? अगर ऑब्जेक्ट का ए का मास बहुत ज्यादा हो ऑब्जेक्ट बी के कंपैरिजन में। और सेकंड ऑब्जेक्ट का क्या हुआ? ठीक है, इसमें पुटअप करने से 2m1 u1 अपॉन m1 से m1 कैसे हो गया? 2u1 आ गया था। ठीक है, तो 2u1 क्या हो? सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से डबल वेलोसिटी से मूव करने लगा था, ट्वाइस ऑफ u1। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उससे दुगनी वेलोसिटी से सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा मूव करने लग जाता है। ठीक है, नाउ थर्ड एंड लास्ट केस, व्हेन m1 वेरी वेरी लेस देन m2, दैट इज m1 0 कर देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7 we get v1 is equal to minus u1 and v2 is equal to 0, means second object remain in rest, जो पहले भी कोलिजन से पहले भी रेस्ट में था और कोलिजन के बाद में भी रेस्ट में है, बट फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स विद सेम वेलोसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल किस तरह से है? जैसे हम दीवार की तरफ बॉल को थ्रो करते हैं, दीवार हमारा टारगेट बॉडी है वो रेस्ट में ही रहता है कोलिजन के बाद भी, लेकिन जो बॉल है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, वो हमारे पास रिबाउंड करके वापस आ जाती है।